बर्नौलीज थ्योरम समझने से पहले हमें समझनी होगी कुछ और छोटी छोटी सी दो तीन बातें। एनर्जी ऑफ लिक्विड। एनर्जी ऑफ लिक्विड है क्या एक्चुअली? लिक्विड है, किसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है। सपोज यहां ट्यूब में फ्लो कर रहा है लिक्विड, तो क्योंकि इसके अंदर मोशन है तो मोशन के कारण क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर ये बाय द वे अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पर है तो ऊंचाई के कारण, हाइट के कारण इसमें क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड कहीं भी अगर लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है तो लिक्विड के अंदर एक प्रेशर जरूर होता है। तो एक एनर्जी और है इसमें, कौन सी? प्रेशर एनर्जी। अब पहले एक एक करके इन तीनों एनर्जीज को समझ लेते हैं कि तीनों एनर्जी में कौन सी एनर्जी कितनी है, कैसी है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण है? ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड, इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? वही सिंपल फॉर्मूला, कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर जूल। अब लेकिन यहाँ हम दो तीन तरह के अलग अलग तरह से यूज करेंगे एनर्जी का। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ मास m मूविंग एट वेलोसिटी v। काइनेटिक एनर्जी उस लिक्विड की जिसका मास m है, मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी पर मूव कर रहा है? v वेलोसिटी पर मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर है। कितने मास की थी? एम मास की थी। तो यूनिट मास के लिए फाइंड करने के लिए एम से डिवाइड कर दो। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा हाफ वी स्क्वायर। लेकिन इस बार ये क्या निकल कर आएगी? इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी। अब यूनिट इसकी जूल नहीं होगी, क्या होगी? जूल पर केजी होगी, हाफ वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बताओ? डेंसिटी होती है। तो हाफ रो वी स्क्वायर। लेकिन अब इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? जूल पर क्यूबिक मीटर। देखो, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी थी, जब उसके अपॉन में आपने वॉल्यूम लगाया तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर, जूल पर क्यूबिक मीटर। तो काइनेटिक एनर्जी को तीन तरह से यूज कर सकते हैं हम। हाफ एम वी स्क्वायर जूल, हाफ वी स्क्वायर जूल पर केजी, हाफ रो वी स्क्वायर जूल पर क्यूबिक मीटर। ये क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और याद रखना, इसमें हम दो जगह यूज करेंगे वी। कहीं तो v का मतलब होगा वेलोसिटी और कहीं v का मीनिंग होगा वॉल्यूम। तो जहां वेलोसिटी होगी, जहां v वेलोसिटी होगी, वहां मैं या तो ऐसे v बनाता हूं या बनाता हूं छोटा v। इसका मीनिंग क्या होगा बोलो? वेलोसिटी। और कहीं ऐसे बना दिया कैपिटल V, तो इसका वॉल्यूम क्या, इसका मीनिंग क्या होगा? वॉल्यूम होगा। दो बार दो जो है हम यूज करेंगे। अक्सर मैं स्मॉल v बनाता हूं वेलोसिटी के लिए, कैपिटल V किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास ऑफ लिक्विड ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v। और ये क्या एनर्जी है? ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब अगर लिक्विड, अगर बाय द वे लिक्विड अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर है, जरूरी कि हमेशा ही ऊंचाई पर हो, लेकिन अगर सरफेस से अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर है तो लिक्विड के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? लिक्विड के अंदर होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम U से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर। और U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? सिंपल mgh जूल, है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास के लिए मुझे इसे मास से डिवाइड करने पड़ेगा, तो क्या रह जाएगा?
जी एच रह जाएगा, लेकिन अब ये जूल पर केजी होगा। ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे मुझे मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा कैपिटल वी से, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी रो जी एच, लेकिन अब ये क्या होगा, जूल पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी हम तीन रूप में यूज कर सकते हैं, या तो एम जी एच जूल, या फिर जी एच जूल पर केजी, या फिर यूज कर सकते हैं रो जी एच जूल पर क्यूबिक मीटर। अब एक एनर्जी और रह गई, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। कौन सी? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी एक्चुअल में क्या है, इट इज द वर्क डन टू पुश लिक्विड अगेंस्ट इट्स ओन प्रेशर। अपने ही प्रेशर के अगेंस्ट अगर आप लिक्विड को पुश करना चाहें तो आपने जितना वर्क करना पड़ेगा यही वर्क हो जाएगा प्रेशर एनर्जी। अब कैसे होगा प्रेशर एनर्जी, ये बहुत ध्यान से समझना, सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपने एक वेसल लिया, एक कंटेनर लिया, और एक ऐसा कंटेनर लिया जिसमें कि साइड में एक ट्यूब लगी हुई है, साइड ट्यूब लगी हुई है, ये रही, इट इज ए साइड ट्यूब इन कंटेनर। ओके, और यहाँ कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। मैं इसे रेड रेड ग्रीन से बना लूँ, कहाँ गया मेरा ग्रीन पेन, मैं इस लिक्विड को बना रहा हूँ ग्रीन से। ओके, ये लिक्विड हो गया हमारा सारा, और यहाँ जो साइड ट्यूब है, इस साइड ट्यूब में आपका एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन आप सब समझते हैं, जैसे इंजेक्शन के अंदर पिस्टन होता है, जिसे आप प्रेस करते हैं, वो एक्चुअली पिस्टन है। यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, ओके, और ये लिक्विड यहाँ भरा हुआ है। अब आपने इस पिस्टन को, अब ध्यान से देखना, देखो इस लिक्विड की जो हाइट है, लिक्विड के ओपन सरफेस की हाइट पिस्टन से इस लिक्विड की ओपन हाइट है h, स्मॉल h लिखूं या कैपिटल एच लिखूं, स्मॉल h, स्मॉल h है ये हाइट। तो पिस्टन पर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड, पिस्टन पर क्या एग्जर्ट कर रहा है, एक प्रेशर। तो वो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होगा बताओ, एच रो जी। पहले हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिक्विड इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बाहर की तरफ को, और फ्रिक्शन, पिस्टन है आपका फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस है, तो क्या होगा, पिस्टन तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पिस्टन को रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन धकेलने वाला है, कौन है, प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आपने क्या करना पड़ेगा, अगर आप पिस्टन को रोके रखना चाहते हैं तो आपको बाहर से एक फोर्स लगा करके रखनी पड़ेगी, बाहर से इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी पिस्टन को रोके रखने के लिए। तो मैं ये पिस्टन वाला हिस्सा बना रहा हूं, देखो एनलार्ज करके, पिस्टन वाला हिस्सा हम बना रहे हैं एनलार्ज करके। ये पिस्टन है, साइड ट्यूब है, और ये आपका वेसल हो गया, और यहाँ क्या भरा हुआ है सारा, ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, ये सब लिक्विड भरा हुआ है। तो आपने इस पिस्टन पर एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एक फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी, टू मेंटेन द पिस्टन स्टेशनरी, स्टेशनरी रोके रखने के लिए फोर्स आपको कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी, F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। कितनी, प्रेशर कितना है, एच रो जी, और एरिया कितना, ए। एरिया कौन सा वाला एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इस पिस्टन का एरिया ए। ए क्या चीज है, पिस्टन का एरिया है। ये आपको फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हिसाब देखो जरा ध्यान से। अब आपने इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेल दिया विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, धीरे धीरे आराम से धकेला, और इस इतने आराम से, इतने आराम से कि आपके अंदर का जो लिक्विड है इसने मोशन गेन नहीं करा, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। ओके, तो जब आपने पिस्टन को यहाँ अंदर पुश कर दिया, ये यहाँ तक आपने पुश कर दिया पिस्टन को, कितना पुश कर दिया, ये आपने सपोज डेल्टा एक्स आपने पुश कर दिया। ठीक है, जो लिक्विड पहले यहाँ तक भरा हुआ था उसे पीछे धकेल दिया आपने,
और ये जो धकेलने का प्रोसेस है, पुश करने का प्रोसेस है, ये इतना स्लो आपने प्रोसेस किया है कि इस बाकी लिक्विड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इस लिक्विड को पता ही नहीं चलने दिया। इतने चुपके से, इतने चुपचाप, इतने आराम के साथ आपने काम किया कि इस पूरे लिक्विड को पता ही नहीं चला। ठीक है। प्लस एक बात और कि ये इतना छोटा सा आपने डिस्प्लेसमेंट किया, इतना इतना कम लिक्विड को आपने पुश किया है कि लिक्विड के लेवल में कोई अंतर नहीं आया। मतलब इस पूरे के पूरे वेसल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो बड़ा है, ड्रम है, ये तो ड्रम है पूरा, पानी की टंकी घर के छत पे रखी हुई, और ये पानी की टंकी में से निकलता हुआ पाइप, तो पाइप का क्या वजूद, कुछ भी नहीं इतने सारे में। थोड़ा बहुत आपने पिस्टन को अंदर धकेल भी दिया तो 10-20 ग्राम पानी अंदर चला गया होगा, लिक्विड इसके लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ा। तो हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और इतने धीरे से आपने काम करा, इतने चुपचाप आपने काम करा कि बाकी लिक्विड को पता ही नहीं चला कुछ भी, बाकी लिक्विड को पता ही नहीं चला क्या हुआ है, और काम आपका हो गया। तो आपको डिस्प्लेस करा और फोर्स भी आपने लगाई, तो कुछ वर्क करना पड़े ना, आपने तो वर्क करना ही पड़ेगा। लिक्विड को भले ही ना पता चला हो, लिक्विड को भले ही कुछ ना पता चला हो, लेकिन आपको तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन फॉर पुशिंग द लिक्विड, लिक्विड को पुश करने के लिए वर्क डन कितना बड़ा करना पड़ेगा, फोर्स इंटू एक्स, है ना। मैं सीधा फॉर्मूला ले रहा हूं, क्योंकि फोर्स और डेल्टा एक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो मैंने वो वेक्टर सेक्टर यहाँ लिए। कितना करना पड़ेगा, एच रो जी ए, ये तो है क्या चीज, फोर्स, और कितना, डेल्टा एक्स। अब एक बात देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ए इंटू डेल्टा एक्स, ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का, और डेल्टा एक्स धकेल दिया आपने, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, वॉल्यूम हो गए। तो वर्क इज इक्वल टू हो गया आपका एच रो जी डेल्टा वी, डेल्टा कैपिटल वी, ये जूल में आ रहा है, ये भी जूल में आ रहा है। अब ये कैपिटल वी क्या है, यहां पर डेल्टा वी है आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड, जो आपने पुश करा उस लिक्विड का वॉल्यूम है ये। ओके, एक बार और जरा ध्यान से देखना, अगर डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मास आ जाएगा एच जी इंटू डेल्टा एम। अब यहां डेल्टा एम क्या है, ये डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ लिक्विड पुश्ड, जिस जिस लिक्विड को आपने पुश करा उसका मास है ये जूल में आ रहा है ना। और यही वर्क डन कैसा हो गया, यही वर्क डन आपका हो गया क्या, बोलो, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर एनर्जी कितनी हो गई भाई, एच, ये डेल्टा एम इन जूल, ये तो आपकी आ गई प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड आ गई। ठीक है, जूल में। अब प्रेशर एनर्जी को दो तरह से और यूज करेंगे हम, प्रेशर एनर्जी को दो तरह से यूज करेंगे, एक तो पर केजी और एक पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो सीधे जूल है। अब कई बार आपको देखो ध्यान से, इस कई फॉर्मूले में ऐसा भी होगा, मैं डेल्टा एम नहीं लिखूंगा, केवल एम लिख दूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको माइंड में क्या रखना है, ये आपको माइंड में रखना कौन सा एम है, ये पूरे के पूरे लिक्विड का मास नहीं है, इस पूरे लिक्विड का मास नहीं है, ये केवल उस लिक्विड का मास है जिस लिक्विड को आपने धकेला है, अंदर पुश कर दिया है, केवल इस वाले लिक्विड का मास है ये वाला, पूरे के पूरे लिक्विड का मास नहीं है ये। क्लियर हो गई बात। अब ये तो हमारी हो गई जूल में एनर्जी हो गई, थोड़ा सा मैं यही कंजूसी के साथ पेपर खर्च करूं, यहाँ लिख लूं, तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, एच जी डेल्टा एम जूल। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब इसे मुझे मास से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी इसका मास है, एच जो डेल्टा एम, और जो भी इसका मास है उसी मास से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा ये बोलो, एच जी जूल पर केजी। अच्छा, फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम को मैं क्या करूं बताओ, इसे एच जी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी तो था वॉल्यूम, अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है, डेंसिटी होता है। तो अब ये क्या हो गया, एच रो जी कितना हो गया, ये
जूल पर क्यूबिक मीटर। और एक बात और बहुत ध्यान से देखो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड, न्यूमेरिकली नॉट एग्जैक्टली, नॉट फिजिकली, न्यूमेरिकली इक्वल है। क्योंकि प्रेशर ऑफ लिक्विड का भी एचडीजी फॉर्मूला, एचरोजी फॉर्मूला होता है, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी निकल कर आया फॉर्मूला एचरोजी। लेकिन ध्यान रखना कि प्रेशर होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, ये कितना है, जूल पर क्यूबिक मीटर। फिजिकली दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, ये वर्क से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, और प्रेशर एनर्जी से रिलेटेड नहीं होता। क्लियर हुई इतनी बात? तीन तरह की एनर्जी हो गई लिक्विड के अंदर। लिक्विड में प्रेशर एनर्जी तो देखो होनी ही होनी है, प्रेशर एनर्जी तो लिक्विड में होती ही होती है, इससे तो बचा ही नहीं जा सकता कभी भी। हर लिक्विड में प्रेशर एनर्जी है। लेकिन अगर लिक्विड मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर लिक्विड मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, प्रेशर एनर्जी भी है। अगर लिक्विड मूव कर रहा है बिल्कुल अर्थ की सरफेस से मिल करके, अगर लिक्विड मूव कर रहा है अर्थ की सरफेस से, ये मैंने अर्थ सरफेस बनाई थी, अगर अर्थ सरफेस में पाइप में मूव कर रहा है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी भी होगी। अगर लिक्विड सरफेस से कुछ ऊंचाई पर है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी तो होनी ही होनी है, क्योंकि लिक्विड है तो कुछ ना कुछ प्रेशर वो एग्जर्ट जरूर करता है। क्लियर हुई इतनी बात? पक्का क्लियर हुई? बिल्कुल सही कह रहे थे आगे जी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी जीएच है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी क्या है, जीएच है। दोनों एक से हैं, दोनों की यूनिट भी जूल पर केजी, जूल पर केजी है। बढ़िया हिसाब है।